आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो सिर्फ स्याही से नहीं बल्कि पत्थरों और फौलादी इरादों से लिखा गया है। बिल्कुल, और बेमिसाल इंजीनियरिंग से भी। हाँ, तो आज का हमारा विषय है राजस्थान के दुर्ग। मेरे सामने इस समय स्रोतों का एक पूरा ढेर लगा है। मतलब कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, पुरानी वास्तुकला के नक्शे हैं और कई सारे शोध पत्र भी हैं। काफी सारा मटेरियल है हमारे पास आज डिकोड करने के लिए। सही में। और पता है, जब भी राजस्थान का जिक्र आता है ना, तो दिमाग में बस रेगिस्तान और कुछ पुराने खंडहरों की तस्वीर उभरती है। लेकिन इन दस्तावेजों को खंगालने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ये किले सिर्फ राजघरानों के रहने की भव्य जगह नहीं थी। तो फिर क्या थी? ये सर्वाइवल और इंजीनियरिंग के ऐसे मास्टर क्लास थे जो आज के आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। जो भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए आज की चर्चा सच में कई आहा मोमेंट से भरी होने वाली है। यह बिल्कुल सटीक ऑब्जर्वेशन है। इन तमाम ऐतिहासिक स्रोतों का जब गहराई से अध्ययन किया जाता है तो शुक्र नीति का एक बेहद शक्तिशाली उद्धरण बार बार सामने आता है। अच्छा, क्या है वो उद्धरण? उसमें लिखा है कि जैसे हाथ शरीर की सुरक्षा में सहायक है, वैसे ही दुर्ग भी एक साम्राज्य की सुरक्षा में सहायक है। क्या बात है! मतलब एक शरीर और किले की सीधी तुलना। हाँ, और यह महज एक काव्यात्मक वाक्य नहीं है, ये उस दौर की पूरी फिलॉसफी थी। उस समय ये माना जाता था कि एक साम्राज्य बिना एक मजबूत किले के वैसा ही है जैसे बिना ढाल के युद्ध के मैदान में खड़ा कोई योद्धा। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य भी यही है कि इन इमारतों को सिर्फ ईंट पत्थर के नजरिए से न देखकर इनके पीछे छिपे विज्ञान को समझा जाए। तो चलिए इसे खोलते हैं। हाँ बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। मेरे नोट्स में सबसे पहला जिक्र किलों के वर्गीकरण का है। अक्सर लगता है कि बस कोई भी ऊंची पहाड़ी चुनी और वहां चारदीवारी खड़ी कर दी, लेकिन यहाँ तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का हवाला देते हुए एक पूरा विज्ञान बताया गया है। क्या ये वर्गीकरण सच में इतने व्यवस्थित थे? देखिए, ये वर्गीकरण बेहद वैज्ञानिक और व्यवस्थित था। प्राचीन काल में कौटिल्य ने मुख्य रूप से दुर्गों के 4 प्रकार बताए थे। वो 4 प्रकार कौन से थे? वो थे औदक, पर्वत, धानव और वन दुर्ग। लेकिन जब हम विशेष रूप से राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं ना, तो ये वर्गीकरण और भी विस्तृत और व्यावहारिक हो जाता है। जैसे कि गिरि दुर्ग, मैंने पढ़ा है कि ये काफी एकांत में होते थे। बिल्कुल, गिरि दुर्ग वो हैं जो एकांत और अत्यंत ऊंची पहाड़ियों पर स्थित होते हैं। फिर आते हैं जल दुर्ग, जो नदियों के संगम या पानी से घिरे होते हैं। और धानव दुर्ग वो है ना, जो रेगिस्तान में होते हैं? हाँ, धानव दुर्ग वे हैं जो समतल मीलों फैले मरुस्थल के बीचों बीच बने होते हैं, जहां पानी की कमी ही दुश्मन के लिए सबसे बड़ी बाधा होती है। और पारिख दुर्ग, जिनके चारों तरफ एक बहुत ही गहरी खाई होती है। लेकिन इन सभी प्रकारों में दिलचस्प बात यह है कि सैन्य दुर्ग को हमेशा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एक मिनट, सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्या भौगोलिक सुरक्षा सबसे अहम नहीं होती? मतलब ऊंचे पहाड़ या गहरी खाई ज्यादा सुरक्षित नहीं है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि भौगोलिक सुरक्षा केवल एक ढांचा है। दीवारें कितनी भी ऊंची, चौड़ी या अभेद्य क्यों ना हो, असली ताकत उन दीवारों के पीछे खड़े लोगों के हौसले में होती है। अच्छा, मतलब सैनिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। सैन्य दुर्ग वो है जिसका रक्षण हमेशा वीर, चतुर और युद्ध कला में निपुण सैनिकों द्वारा किया जाता है। एक कमजोर दीवार के पीछे खड़े मजबूत सैनिक एक मजबूत दीवार के पीछे खड़े कमजोर सैनिकों से कहीं ज्यादा सुरक्षित होते हैं। ये नजरिया तो पूरी तरह से खेल बदल देता है, और यही सामरिक विविधता शायद इन किलों को इतना खास बनाती है। इन शोध पत्रों में 2013 की नोमपेन में हुई यूनेस्को की बैठक का एक बहुत ही रोचक हिस्सा है। हाँ, जहाँ राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्गों को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। बिल्कुल, और इसे याद रखने का एक बहुत ही मजेदार फॉर्मूला हमारे स्रोतों में दिया गया है। गाजर, चीकू, आम। हाँ, ये शोधकर्ताओं और छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय और कारगर तरीका है। सच में? ग से गागरोन, ज से जैसलमेर, र से रणथंभौर, फिर ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़ और अंत में आम से आमेर। गाजर, चीकू, आम। बहुत ही आसान तरीका है याद रखने का। लेकिन एक सवाल जो मुझे इन नोट्स को पढ़ते हुए बार बार परेशान कर रहा है वो ये है कि राजस्थान में तो सैकड़ों किले हैं, यूनेस्को ने सिर्फ इन्हीं 6 किलों को क्यों चुना? इनमें ऐसा क्या खास था जो बाकी में नहीं था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
अगर हम गहराई में जाएं तो ये 6 किले केवल अपनी विशालता या खूबसूरती के लिए नहीं चुने गए हैं। तो फिर असली वजह क्या थी? इन्हें इनकी भौगोलिक और सामरिक विविधता के पूर्ण प्रतिनिधित्व के कारण चुना गया है। आप देखिए, गागरौन एक जल दुर्ग का सबसे उत्तम उदाहरण है। जैसलमेर रेगिस्तान के बीचों बीच एक बेहतरीन धान्व दुर्ग है। और रणथंभौर? रणथंभौर एक वन दुर्ग की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो घने जंगलों में छिपा है। और कुंभलगढ़ या आमेर बेहतरीन गिरी दुर्ग हैं। ये 6 किले एक साथ मिलकर राजपूताना की पूरी सैन्य वास्तुकला का एक संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं। प्रकृति के साथ तालमेल की जब बात आती है तो मुझे कुंभलगढ़ के वो नक्शे याद आते हैं जो मैंने अभी देखे। हेमकूट पहाड़ी पर स्थित ये किला सचमुच बादलों को छूता हुआ सा लगता है। हाँ, इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी ऐसे ही नहीं कहा जाता था। इसकी दीवार को लेकर भी कई दावे हैं ना? कुंभलगढ़ का वास्तुकला कौशल अपने समय से सदियों आगे था। इसके प्रमुख शिल्पी थे मंडन, जिन्होंने प्रसाद मंडन और वास्तुसार जैसे अति महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे। उनकी इंजीनियरिंग का कमाल इस किले के चप्पे चप्पे में नजर आता है। मैंने पढ़ा है कि इसकी दीवार बहुत विशाल है। बिल्कुल। इस किले की प्राचीर यानी बाहरी दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है और इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ उस पर चल सकते हैं। चीन की दीवार के बाद इसे दुनिया की सबसे लंबी दीवार माना जाता है। 36 किलोमीटर, ये तो अविश्वसनीय है। और इसकी बुलंदी का अंदाजा अबुल फजल के उस प्रसिद्ध कथन से लगाया जा सकता है, जहां उन्होंने लिखा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। यह वर्णन अपने आप में कितना चित्रमय है। और दस्तावेजों में यह भी बताया गया है कि इसी किले के सबसे ऊंचे हिस्से में कटारगढ़ है, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता था। जाहिर है, इतनी ऊंचाई से मीलों दूर तक दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती थी। सही कहा आपने। लेकिन जहां कुंभलगढ़ अपनी ऊंचाई और विशाल पत्थरों की दीवार के लिए जाना जाता है, वहीं मेरे पास एक ऐसा स्रोत है जो एक बिल्कुल अलग कहानी कहता है। चलिए इसे समझते हैं। यहाँ भरतपुर के लोहागढ़ का जिक्र है। लोहागढ़ एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। और इसमें लिखा है कि यह एक मिट्टी का किला था। रुकावट के लिए माफी, लेकिन जब हम अभेद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो मिट्टी का किला कैसे टिक सकता है? क्या तेज बारिश या तोप के गोलों से वो मिट्टी बह नहीं जाती थी? ये सवाल किसी के भी मन में आ सकता है। सुनने में मिट्टी का किला बहुत साधारण या कमजोर लग सकता है, लेकिन लोहागढ़ सैन्य इंजीनियरिंग का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार था जिसने उस समय की सबसे आधुनिक तोपों को भी बेअसर कर दिया था। वो कैसे संभव हुआ? इसके पीछे एक विशुद्ध भौतिकी और इंजीनियरिंग का सिद्धांत काम कर रहा था। लोहागढ़ के मुख्य पत्थर के ढांचे के चारों ओर मिट्टी की एक बहुत चौड़ी और विशेष रूप से तैयार की गई दोहरी प्राचीर बनाई गई थी। यह कोई साधारण मिट्टी नहीं थी, इसे दलदल और मजबूत गारे से तैयार किया गया था। तो इसका मतलब है कि वे दुश्मन के हथियारों की प्रकृति को समझते थे। बिल्कुल। जब भी दुश्मन इस किले पर तोप से गोलाबारी करते थे तो तोप के गोले पत्थर की दीवार की तरह टकराकर उसे चटकाते या तोड़ते नहीं थे। भारी गति से आते हुए वे गोले उस मोटी लचीली मिट्टी में धंस जाते थे। अच्छा, मतलब वो बाउंस होने के बजाय अंदर दब जाते थे। हाँ, मिट्टी उनकी सारी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी सोख लेती थी और उनका प्रभाव शून्य हो जाता था। इसके अलावा दीवार के ठीक बाहर एक अत्यंत गहरी खाई थी जिसमें सुजानगंगा नहर का पानी भरा रहता था। मैंने लॉर्ड लेक के बारे में भी पढ़ा है। हाँ, लॉर्ड लेक, जो ब्रिटिश सेना का एक बहुत ही आक्रामक और सफल सेनापति था, उसने 1805 में इस किले पर अपनी भारी तोपखाने की ताकत के साथ पूरे 5 बार आक्रमण किया और वो हर बार बुरी तरह विफल रहा। वो इस मिट्टी के किले को कभी नहीं जीत सका। ये अकल्पनीय है। ये इतिहास का वो हिस्सा है जो साबित करता है कि ताकत हमेशा कठोरता में नहीं होती, कभी-कभी लचीलापन ज्यादा घातक होता है। मिट्टी ने फौलाद और तोपों को हरा दिया। वास्तुकला का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या हो सकता है? इसी तरह अपने भौगोलिक परिस्थिति का फायदा उठाने का एक और शानदार उदाहरण दस्तावेजों में जैसलमेर के सोनारगढ़ किले के रूप में मिलता है। यहाँ जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात लिखी है वो ये है कि इस पूरे किले के निर्माण में कहीं भी चूने या गारे का प्रयोग ही नहीं किया गया है। हाँ, ये एकदम सच है। ये कैसे संभव है कि इतना विशाल ढांचा बिना किसी बाइंडिंग मटेरियल के सदियों से खड़ा है? त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित सोनारगढ़ वास्तव में एक वास्तुशिल्पीय अजूबा है। इसे रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। चूने का प्रयोग न करने के पीछे
एक बहुत बड़ी वजह थी वहां की भौगोलिक स्थिति और भूकंपीय गतिविधियां। तो फिर पत्थरों को जोड़ा कैसे गया? इसके निर्माण में पत्थरों को एक दूसरे में खांचे बनाकर फंसाया गया है, जिसे आज हम इंटरलॉकिंग तकनीक या ड्राई मेसनरी कहते हैं। इस तकनीक की वजह से ये ढांचा थोड़ा लचीला रहता है और रेगिस्तान की खिसकती रेत या हल्के झटकों को बिना टूटे सह सकता है। और इसका आकार भी तो अद्भुत है। नक्शे को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई विशालकाय शेर रेगिस्तान में अंगड़ाई ले रहा हो। बिल्कुल। इसके 99 बुर्ज इस बात की गवाही देते हैं कि ये कितना सुरक्षित रहा होगा। पीले पत्थरों से बना ये किला जब सुबह और शाम की धूप में चमकता है तो सच में सोने का प्रतीत होता है। लेकिन इन स्रोतों को आगे पढ़ने पर इस सुनहरी चमक के पीछे एक बहुत ही गहरा, स्याह और खौफनाक सच भी दिखाई देता है। आप साका और जौहर की बात कर रही हैं माँ? हाँ, यहाँ साका और जौहर की घटनाओं का काफी विस्तार से वर्णन है। एक आधुनिक पाठक के तौर पर इन शब्दों का वजन समझना थोड़ा मुश्किल है। आखिर ये साका तकनीकी और भावनात्मक रूप से क्या था? साका इतिहास की उन घटनाओं में से है जो राजपूताना के अदम्य साहस, लेकिन साथ ही युद्ध की सबसे चरम और हृदय विदारक वास्तविकता को दर्शाती हैं। तकनीकी रूप से साका 2 चरणों में होता था। वो 2 चरण कौन से थे? जब किले को महीनों तक घेर लिया जाता था, रसद खत्म हो जाती थी और ये तय हो जाता था कि अब जीत किसी भी सूरत में संभव नहीं है, तब ये निर्णय लिया जाता था। इसका पहला चरण था केसरिया। केसरिया में क्या होता था? किले के रक्षक पुरुष केसरिया बाना पहनकर किले के दरवाजे खोल देते थे। उनका उद्देश्य युद्ध जीतना नहीं, बल्कि लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त होना होता था। वे जान की बाजी लगाकर दुश्मन का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करते थे। और दूसरा चरण? दूसरा चरण था जौहर। जब यह सुनिश्चित हो जाता था कि रक्षक वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो किले की स्त्रियां दुश्मनों के हाथ लगने, दास्ता और अपमान से बचने के लिए खुद को सामूहिक रूप से पवित्र अग्नि के हवाले कर देती थी। ये एक ऐसा सर्वोच्च बलिदान था जिसकी कल्पना मात्र से हरण पैदा कर देती है। ये पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सम्मान की कीमत जिंदगी से कहीं ज्यादा थी। दस्तावेजों के अनुसार जैसलमेर अपने 2.5 साकों के लिए इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। जी, पहला साका अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ, दूसरा फिरोज शाह तुगलक के समय। लेकिन 1550 ईस्वी में हुए एक अर्ध साका का विशेष उल्लेख है। इसे आधा साका क्यों कहा गया? क्या युद्ध बीच में ही रुक गया था? यह एक बहुत ही दुर्लभ और विशिष्ट ऐतिहासिक घटना थी। 1550 में कंधार के अमीर अली और जैसलमेर के शासक राव लूणकरण के बीच युद्ध हुआ था। इसे अर्ध साका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युद्ध में वीरों ने केसरिया तो किया, वे अत्यंत बहादुरी से लड़े और वीर गति को भी प्राप्त हुए। तो फिर जौहर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंततः जीत राजपूतों के पक्ष की ही हुई। दुश्मन सेना को खदेड़ दिया गया और वे किले पर कब्जा नहीं कर पाए। चूंकि दुश्मन किले में प्रवेश नहीं कर सके, इसलिए स्त्रियों को अग्नि स्नान यानी जौहर नहीं करना पड़ा। ओहो, मतलब आधी प्रक्रिया ही हुई। बिल्कुल, साके का केवल एक हिस्सा केसरिया ही पूरा हुआ और जौहर टल गया। इसीलिए इसे इतिहास में अर्ध साका या आधा साका कहा जाता है। यह वाकया बताता है कि युद्ध के दौरान हर पल अनिश्चितता बनी रहती थी। सम्मान और सुरक्षा की इसी जद्दोजहद में कुछ किलों को ऐसा बनाया गया था कि उन तक पहुंचना ही अपने आप में एक नामुमकिन काम लगता है। आप रणथंबोर की बात कर रही हैं? जी, यहाँ रणथंबोर के बारे में एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी है। अबुल फजल का एक कोट है कि अन्य सभी दुर्ग नग्न हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। इसका क्या तात्पर्य था? रणथंबोर के किले का सामरिक और भौगोलिक महत्व बहुत अधिक था। यह सघन वनों और अरावली की 7 पहाड़ियों के बीच कुछ इस तरह गहराई में छिपा हुआ है कि मीलों दूर से भी ये नजर नहीं आता। मतलब ये एक तरह से कैमोफ्लेज था? हाँ, जब तक दुश्मन बिल्कुल किले के नीचे ना पहुंच जाए, उसे इसकी प्राचीर दिखाई नहीं देती। अबुल फजल का बख्तरबंद कहने का मतलब यही था कि जैसे किसी योद्धा ने कवच पहन रखा हो और वो सुरक्षित हो, वैसे ही ये किला पहाड़ियों और जंगलों के कवच से ढका हुआ है। कमाल की वास्तुकला है। और यहाँ भी हमें इतिहास का एक बहुत ही अद्वितीय क्षण देखने को मिलता है। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हम्मीर देव चौहान की पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में यहाँ जौहर हुआ था। लेकिन स्रोतों के अनुसार ये अग्नि जौहर नहीं था, बल्कि एक जल जौहर था। जल जौहर? ये वाकई असाधारण बात है। मैंने हमेशा यही पढ़ा है कि जौहर कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके किया जाता था।
हाँ, लेकिन पद्मला तालाब में हुआ ये जल जौहर उस समय की परिस्थिति की गंभीरता को बहुत अलग तरीके से सामने लाता है। चलिए अब पानी से ही जुड़ी एक और पहेली पर आते हैं। मेरे पास झालावाड़ के गागरौन किले के कुछ विवरण हैं। यहाँ लिखा है कि ये किला सीधे पानी की लहरों के बीच खड़ा है और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसकी नींव ही नहीं है। ये सच में एक इंजीनियरिंग मावल है। क्या ये संभव है कि इतना विशाल ढांचा बिना किसी नींव के सदियों तक खड़ा रहे? अगर हम इसे आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग की नज़र से देखें तो ये अविश्वसनीय लगता है। गागरोन एक सर्वोत्कृष्ट जल दुर्ग है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित ये किला सीधे एक विशाल और अत्यंत कठोर चट्टान की सतह पर खड़ा किया गया है। मतलब उन्होंने अलग से नींव नहीं खोदी? बिल्कुल, वास्तुकारों ने चट्टान को ही प्राकृतिक नींव के रूप में इस्तेमाल किया। बिना कृत्रिम नींव खोदे इतने बड़े ढांचे का सदियों तक खड़े रहना उस समय के वास्तुकारों की चट्टान की भार वहन क्षमता यानी लोड बेयरिंग कैपेसिटी की गहरी समझ को दिखाता है। और नदियों के बहाव का भी तो खतरा रहा होगा। हाँ, जल प्रवाह की दिशा की उन्हें बेहतरीन समझ थी। खींची चौहानों की इस राजधानी को पार करना किसी भी सेना के लिए एक दुस्वप्न जैसा होता था, क्योंकि इसके 3 तरफ गहरी खाइयां और उफनती नदियां थीं। और इन प्राकृतिक सुरक्षा दीवारों के साथ साथ ऐसा लगता है कि इनके भीतर हथियारों का भी एक अपना अलग ही औद्योगिक विज्ञान चल रहा था। जयपुर के पास जयगढ़ किले के नोट्स इस बात की गवाही देते हैं। जयगढ़ तो अपने आप में एक अलग ही लीग में था। इस किले को विजय दुर्ग भी कहा जाता था और यहाँ सिर्फ तोपें रखी नहीं जाती थी, बल्कि तोप ढालने का एक विशाल कारखाना था। क्या ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं था? जयगढ़ का ये कारखाना अपने आप में तत्कालीन सैन्य औद्योगिक क्रांति का एक शानदार नमूना था। ये सिर्फ एक लोहार की भट्टी नहीं थी, बल्कि एक पूरा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था। मैंने जयवाण तोप के बारे में सुना है। जी, यहीं पर एशिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप, जिसे जयवाण तोप कहा जाता है, का निर्माण हुआ था। ये तोप इतनी भारी और विशाल है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हाथियों और बैलों की पूरी फौज लगानी पड़ती थी। इसका वजन कितना था? इसका वजन लगभग 50 टन है। इसके साथ ही जयगढ़ को जयपुर के कछवाहा शासकों के संकटकालीन खजाने को सुरक्षित रखने के लिए भी जाना जाता था। एक अत्यंत मजबूत, ऊंचाई पर स्थित किले के अंदर हथियारों का निरंतर निर्माण और अथाह खजाने की सुरक्षा, ये एक परिपूर्ण रणनीति का हिस्सा था। लेकिन हथियारों की बात करें तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि मेरे पास एक ऐसी घटना का स्रोत है जिसे पढ़कर मुझे लगा कि शायद ये कोई लोक कथा है। ये चूरू के किले के बारे में है। अच्छा, आप चांदी के गोलों वाली घटना की बात कर रही हैं? हाँ, नोट्स कहते हैं कि 1857 की क्रांति के समय जब किले पर दुश्मनों का घेरा था और अंदर गोला बारूद खत्म हो गया, तो वहां से दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए। क्या वास्तव में ऐसा हुआ था या ये सिर्फ एक अतिशयोक्ति है? ये कोई लोक कथा नहीं, बल्कि एक प्रमाणित ऐतिहासिक सत्य है। 1857 के उस दौर में चूरू के ठाकुर शिव सिंह का बीकानेर की सेना और अंग्रेजों से भारी संघर्ष चल रहा था। तो फिर चांदी के गोले कैसे आए? जब किले के अंदर सीसे और लोहे के तोप के गोले पूरी तरह खत्म होने लगे तो एक गंभीर संकट खड़ा हो गया। ऐसे में हार मानने के बजाय वहां की आम जनता ने अपने घरों से चांदी के गहने, बर्तन और सिक्के लाकर किले में जमा कर दिए। सच में? लोगों ने अपना खजाना दे दिया? हाँ, लोहारों ने रातों रात उस चांदी को पिघलाकर तोप के गोले बनाए और अगले दिन दुश्मनों पर वही चांदी के गोले दागे गए। ये कल्पना से परे है, अपनी पूरी जमा पूंजी को तोप के मुंह में डाल देना। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये घटना सिर्फ एक अजीब सैन्य तरकीब नहीं थी। ये राजपूताना के त्याग, अपनी स्वतंत्रता और अपनी मातृभूमि के प्रति आम जनता के सर्वोच्च समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, धन संपत्ति की कीमत आजादी के सामने कुछ भी नहीं थी। ये साबित करता है कि एक शासक और उसकी प्रजा के बीच का अटूट विश्वास ही इन दुर्गों की असली ताकत हुआ करता था, न कि सिर्फ पत्थरों की दीवारें। ये कहानी सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। इन किलों के साथ इतना इतिहास, इतनी भावनाएं और किंवदंतियां जुड़ी हैं कि बड़े बड़े विदेशी लेखक भी इनके आकर्षण से बच नहीं पाए। हाँ, कई विदेशी यात्रियों ने इनके बारे में लिखा है। जब भी जोधपुर के मेहरानगढ़ किले को देखने गए तो उन्होंने लिखा कि यह देवताओं और परियों द्वारा निर्मित लगता है। मेहरानगढ़ सच में अपनी भव्यता में बेजोड़ है। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना यह किला सूर्यगढ़ के नाम से भी विख्यात है।
इसका विशाल आकार और बारीक नक्काशी देखकर किसी को भी ऐसा लग सकता है कि ये इंसानों के बस की बात नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किपलिंग के नजरिए में कितनी विविधता थी। उसी लेखक ने जब बूंदी के तारागढ़ किले को देखा तो उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल उलट थी। हाँ, तारागढ़ का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। मैंने पढ़ा कि तारागढ़ के लिए उन्होंने कहा था कि यह भूत प्रेतों द्वारा निर्मित लगता है। एक ही व्यक्ति, 2 किले और बिल्कुल विपरीत भावनाएं। बूंदी का तारागढ़ अपनी रहस्यमयी बनावट, अंधेरी सुरंगों और अजीब सी शांति के लिए जाना जाता है। एक किला देवताओं का एहसास कराता है तो दूसरा भूतों का। यह इन दुर्गों की अपनी अपनी विविध और मजबूत पर्सनालिटी को दर्शाता है। ये बहुत ही रोचक है। और इन किलों की दीवारों ने सिर्फ युद्ध नहीं देखे, बल्कि ऐसी सामाजिक घटनाएं भी देखी हैं जो आज के समाज के रूढ़िवादी चश्मे को भी तोड़ती हैं। आप भटनेर दुर्ग की बात कर रही हैं? जी, उत्तरी सीमा का प्रहरी माने जाने वाले भटनेर दुर्ग यानी आज के हनुमानगढ़ का एक दस्तावेज मेरे पास है और यहाँ का इतिहास बहुत ही दुर्लभ है। भटनेर दुर्ग 3री सदी में भाटी राजपूतों द्वारा बनवाया गया सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है। इसके बारे में तैमूर लंग ने खुद अपनी आत्मकथा तुजु के तैमूरी में लिखा था कि उसने पूरे भारत में इससे अधिक सुरक्षित किला नहीं देखा। हाँ, और यहाँ 1398 में एक बहुत बड़ा जौहर हुआ था ना? बिल्कुल। जब तैमूर का क्रूर आक्रमण हुआ तो ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार वहां सिर्फ हिंदू महिलाओं ने ही नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं ने भी एक साथ संयुक्त रूप से जौहर किया था। संयुक्त जौहर, ये उस समय की परिस्थितियों के बारे में बहुत कुछ कहता है। सही कहा आपने। ये घटना उस समय के सामाजिक ताने बाने को बहुत गहराई से रेखांकित करती है। विपत्ति के समय बाहरी आक्रांताओं के खौफ के सामने धर्म की दीवारें गिर गई थी और सभी ने एक साथ मिलकर अपने सम्मान की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। ये साझा दर्द और साझा इतिहास का एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण है। ये सब जानने के बाद जब भी कोई इन किलों की तरफ देखेगा तो वो नजरिया बिल्कुल बदल चुका होगा। हमारे इन नोट्स में एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति लिखी है कि राजस्थान का हर पत्थर रक्त और त्याग की कहानी कहता है। ये बिल्कुल सत्य है। ये इमारतें केवल ईंट गारे या पत्थरों का निर्जीव ढेर नहीं है। तो क्या है ये? ये जीवंत इतिहास हैं। ये हमें बताती हैं कि मनुष्य विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी सीमित संसाधनों के बावजूद कैसे न सिर्फ सरवाइव कर सकता है बल्कि उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का निर्माण भी कर सकता है। और यहीं पर हम आज के इस विस्तृत चर्चा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हमने इस सफर में वास्तुकला के अचंभित करने वाले डिजाइन देखे, युद्ध कौशल की बारीकियां समझी और अकल्पनीय बलिदानों की गाथाएं सुनी। एक बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा रही है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार सामने रखना चाहती हूँ। यह सीधे तौर पे इन इतिहास के पन्नों में सवाल के रूप में नहीं पूछा गया है, लेकिन आज के हमारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है। इतिहास का अर्थ ही तब है जब हम उसे आज के परिप्रेक्ष्य में तौल सकें। बताइए आपका क्या विचार है? ये सोचने वाली बात है कि कल्पना की जा सकती है कि आज के समय में अगर एक आधुनिक शहर को महीनों तक बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया जाए, न कोई ट्रांसपोर्टेशन हो, बाहर से राशन आना बंद हो जाए, बिजली के तार कट जाएं और पानी की सप्लाई रुक जाए, क्या वो आधुनिक शहर सरवाइव कर पाएगा? यह बहुत ही गहरा सवाल है। ऐसा लगता है कि शायद कुछ ही हफ्तों में सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। लेकिन हमने जिन प्राचीन दुर्गों की बात की, वे अपने आप में पूर्ण आत्मनिर्भर शहर थे। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। आधुनिक शहरों की सस्टेनेबिलिटी और इन किलों की सस्टेनेबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क था। जैसे लोहागढ़ की सुजान गंगा नहर जो पानी लाती थी। बिल्कुल। या जयगढ़ का वो विशाल जल संचयन तंत्र जहां बरसात की एक एक बूंद को सहेजा जाता था। इन किलों के अंदर महीनों और कभी-कभी सालों का राशन सुरक्षित रखने के लिए विशाल अन्नागार होते थे। और कारखाने भी तो अंदर ही थे। खेती के लिए जगह होती थी और हथियार बनाने के कारखाने अंदर ही होते थे। दुश्मन बाहर 8-8 महीने तक डेरा डाले बैठे रहते थे, लेकिन किले के अंदर जीवन, पानी और भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती थी। यही वो विचार है जिसके साथ इस चर्चा को विराम देना उचित होगा। आधुनिक युग में तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स है और स्मार्ट सिटीज के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। पर क्या हम सच में आत्मनिर्भर हैं? वही तो बात है। संकट के समय क्या आज की अर्बन प्लानिंग हमें वो सुरक्षा और आत्मनिर्भरता दे सकती है जो मांडन जैसे वास्तुकारों ने सदियों पहले कुंभलगढ़ या गागरोन में दी थी? जब भी आधुनिक स्मार्ट सिटी की बात होती है,
तो ये सोचना दिलचस्प है कि क्या वे इन प्राचीन दुर्गों की तरह अभेद्य और आत्मनिर्भर हैं? वास्तुकला को केवल अतीत की धरोहर मानकर छोड़ देने के बजाय उसे भविष्य की जरूरतों के चश्मे से देखने का ये एक बेहतरीन नजरिया है। इन किलों से आज की अर्बन प्लानिंग बहुत कुछ सीख सकती है। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और इतिहास के ऐसे ही और पन्ने पलटने के लिए हम फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।